बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो वेक्टर्स की प्रोडक्ट की सीरीज़ का दूसरा टॉपिक है और आज हम देखेंगे वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉपिक हमारा है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और इसका दूसरा नाम जो है वो ये है कि हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कह देते हैं। तो वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। बात ये है, तीन तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। जब भी हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें वेक्टर के साथ, जब भी हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें वेक्टर के साथ और आंसर हमारा क्या है, एक नया वेक्टर ही आए, तो इसको हम कहते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आ रहा है, वेक्टर। तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह देते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की ये पहली डेफिनेशन। अच्छा, इसको दूसरा हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो लेट करो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए है और दूसरा बी है। तो लेट वी हैव टू वेक्टर्स। तो फर्ज करो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है एंड सेकंड, और दूसरा जो है वो कौन सा है, सेकंड इज बी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है। देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन एज, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसके बराबर होगा, वो होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये बराबर होगा ए बी साइन ऑफ थीटा एन है। और ये हमारे पास एक नया वेक्टर है और इसको आप सी वेक्टर बी कह सकते हो। तो यानी आप इतना लिख लो तब भी ठीक है कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन हैट है। या देखें तो ये इतना हिस्सा जो है ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, ये इसका यूनिट वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड के साथ जब यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो ये हमारे पास एक बिल्कुल नया वेक्टर होगा जिसको हम सी वेक्टर कह सकते हैं। तो जब भी हमने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, आंसर हमारे पास एक नया वेक्टर आ गया। तो ये आप इसकी डेफिनेशन से देख सकते हो। तो तीसरी इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये जो दो वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड यूनिट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। तो अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे, द क्रॉस प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जो दो वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, वो बराबर होता है, इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, वो उनके प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड यूनिट वेक्टर, या फिर डायरेक्शन कह सकते हो, एंड यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane containing the
टू वेक्टर्स कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है कि जिसमें हमारे पास दोनों वेक्टर जो है मौजूद होते हैं। तो बच्चे ये इसकी हमारे पास जो है वो तीन डेफिनेशंस हैं। अब हम इनको आगे एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इससे क्या मुराद है। तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले तो एक प्लेन बनाता हूँ। तो ये देखो, फर्ज करो ये हमारे पास एक प्लेन, या प्लेन से मुराद कोई सरफेस हो सकता है। तो ये हमारे पास एक सरफेस है। अब इस सरफेस पे हमारे पास दो वेक्टर हैं। सपोज ये एक वेक्टर है और इसको आप समझ लीजिए कि ये ए वेक्टर है, और इधर मेरे पास एक और वेक्टर है ये वाला, इसको समझ लीजिए कि ये मेरे पास कौन है, बी वेक्टर है। थीटा इनके बीच का एंगल है। अब हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। थीटा के सामने सामने जो बनेगा वो होगा बी साइन ऑफ थीटा, और जो थीटा के गोल गोल में बनेगा वो होगा बी कॉज ऑफ थीटा। अब याद रखो, आपने यहाँ पे बी कॉज ऑफ थीटा नहीं लेना। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि देखें बी कॉस थीटा अगर मैं लेता हूं तो ए और बी कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, और जब भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो तब आप उनको एज ए स्केलर ट्रीट करते हो। तो लेकिन हमें यहाँ पे आंसर क्या चाहिए, आंसर तो हमें वेक्टर चाहिए। तो फिर हम ए के साथ बी कॉस थीटा की बजाय हम बी साइन थीटा लेंगे। तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी वो आ जाएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास आ गया। बट अब ये जो साइन ए बी साइन ऑफ थीटा है ये वेक्टर नहीं है, इट इज ओनली द मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बनाने के लिए मुझे इसकी डायरेक्शन बताना पड़ेगी, और डायरेक्शन जो है वो एन कैप से बताओगे। अब एन हेड क्या है, एन हेड जो है वो यूनिट वेक्टर है। कहाँ है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये देखो जिसमें मेरे पास ये दोनों वेक्टर मौजूद हैं। तो इसकी ये देखो क्या है, परपेंडिकुलर है 90 के एंगल पे। तो यूं समझ लो कि ये जो रेड वेक्टर है ये ए वेक्टर है, और ये जो ग्रीन है ये मेरे पास बी वेक्टर है। तो मेरे पास ये जो ब्लू वेक्टर है ये इस तरह से है। अब फर्ज कर लो ये व्हाइट बोर्ड प्लेन है, और इस प्लेन के ऊपर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो ये जरा एंड हेड को देखो, ये इसकी डायरेक्शन जो है ये परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जिसमें ये दोनों वेक्टर जो हैं मौजूद है। आप इसको देख सकते हो। तो ये देखो, तो ये ए और ये वेक्टर हमारा बी, और ये देखें ये इसके परपेंडिकुलर में डायरेक्शन है। तो आई होप आइडिया क्लियर हो गया होगा आपको। अब एन हेड जो है इसकी डायरेक्शन को आपने कैसे मालूम करना है, तो इसकी डायरेक्शन को मालूम करने के लिए बच्चे हमारे पास होता है राइट हैंड रूल। अब वो राइट हैंड रूल क्या है, आपने ये करना है कि आपका जो दायां हाथ है उसकी आपने फिंगर्स को कर्ल करना है उस डायरेक्शन में, ऐसे कि आपने पहले वेक्टर पे अपना दायां हाथ रखा, दूसरी की तरफ को आपने शॉर्टर रोटेशन में फिंगर्स को कर्ल किया, तो आपका जो सीधा गोटा है वो आपको इसकी डायरेक्शन बताएगा। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर ये फर्ज करो अगर ये रोटेशन का डायरेक्शन है, तो इस तरह से आपने फिंगर्स को कर्ल करना है इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो आपका जो इरेक्ट थंब है इस तरह से तो ये देखें, तो इस तरीके से। अब ये जो इरेक्शन है आप कहेंगे जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है ये शॉर्टर रोटेशन में है।
ठीक है, और आपका जो थंब है ना वो यहाँ पर है, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसकी एग्जांपल यूं है कि फर्ज करें मेरे पास ये एक प्लेन है, चलिए हम इधर बनाते हैं, जरा ज्यादा जगह है वेलकम, तो इधर बनाएंगे। अब ये देखिए, ये फर्ज करें मेरे पास एक प्लेन है, इस प्लेन में मेरे पास दो वेक्टर है। सपोज एक वेक्टर ये है और ये है मेरे पास ए वेक्टर, और सपोज ये मेरे पास एक और वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, और इनके बीच में जो एंगल है वो ये बन रहा है और ये एंगल है हमारा थीटा। अब हम क्या करेंगे, हम पहले वेक्टर पे अपना राइट हैंड रखेंगे। फर्ज करें ए हमारा पहला वेक्टर है, उस पे हमने राइट हैंड रखा, दूसरे की तरफ को फिंगर्स को कर्ल किया शॉर्टर में। अच्छा, इधर से भी घुमा सकता था बट वो लॉन्गर रोटेशन बन जाएगी, ऐसे ही घुमाएंगे शॉर्टर में, तो इरेक्ट थंब जो है वो अपवर्ड होगा, और आपका जो अपवर्ड में ये जो डायरेक्शन होगी, ये वाला थंब की डायरेक्शन में ये जो होगा वेक्टर, ये शो करेगा सी वेक्टर की डायरेक्शन को, जो किसके बराबर है, ए क्रॉस बी। आप यूं भी कह सकते हो कि हर स्क्रू जो होता है वो थ्रेडेड होता है इसी तरह से। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर अगर ऐसा हो कि मैं फोर्स लगाऊं इधर को, इस शॉर्ट रोटेशन, तो जो मेरा यहाँ पे ये स्क्रू है, तो ये स्क्रू जो है ये अपवर्ड जाएगा, मतलब न्यू शॉर्ट रोटेशन में अगर आप इसको रोटेट कर रहे हैं ऐसे, तो आपका ये जो स्क्रू है इट विल मूव अपवर्ड, तो ये ऐसे अपवर्ड जाएगा। डन हो गया बच्चे। तो इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी एग्जांपल्स की। क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी सबसे पहली एग्जांपल जो कि आपकी बुक में भी है, एक टॉपिक है, बड़ा ब्रीफ टॉपिक है इसके ऊपर, और वो है टार्क। तो टार्क जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। टार्क बराबर होता है आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो ये आर और एफ का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो टार्क इसकी एक एग्जांपल हो गई। इसकी दूसरी एग्जांपल जो है वो हमारे पास है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगती है उसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये बन जाता है। दूसरा तीसरे नंबर पे जो इसकी एग्जांपल है वो बनती है हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरियन वायर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो हमारे पास उसका फार्मूला क्या है, वो है F इज इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे बच्चे ये इसकी तीन एग्जांपल्स हैं जो आपने देखी। नेक्स्ट
अब बच्चे हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे और टॉपिक हमारा फिनिश हो जाए। प्रॉपर्टीज में इसकी प्रॉपर्टीज में जो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव लॉ। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन ऑफ थीटा एन है। लेकिन अगर मैं बी को पहला मान लूं वेक्टर, तो जो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा वो हमारे पास होगा बी ए साइन ऑफ थीटा, और एन हैट किधर को होगा? अब गौर करना जरा, अगर मैं बी को पहला मान लूं, बी पे राइट हैंड रखा और ए की तरफ को फिंगर्स को कर्ल किया तो मेरा इरेक्ट थंब अब डाउनवर्ड होगा। तो जब मैंने ए को पहला वेक्टर माना तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड आई यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। लेकिन जब मैंने बी को पहला माना तो मेरे पास इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आई यानी नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो जब ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो मैं इसके साथ नेगेटिव लगा दूंगा। तो इसका मतलब है कि बी क्रॉस ए जो है ये बराबर है ए बी साइन ऑफ थीटा नेगेटिव एन है। तो बाकी सब तो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो दोनों की सेम है, पर डायरेक्शन दोनों की क्या हो गई? ऑपोजिट हो गई। तो इट्स मीन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब आप इसको यूं नहीं लिख सकते, मतलब ए क्रॉस बी इट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो चूंकि आप यूं नहीं इसको लिख सकते तो इसलिए ही आप ये कहते हो कि ये ला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव लॉ जो है या प्रॉपर्टी जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वैलिड नहीं होती। अब दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की स्पेसिफिकली बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास होता है ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी, तो ये बराबर होगा हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये वैलिड है। लेकिन ये वैलिड कब है? कि जब आपने इसके ऑर्डर को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, इसके ऑर्डर का आपने ख्याल रखना है, ऑर्डर ना चेंज होने पाए, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये वैलिड होता है। तीसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो है वो हमेशा एक नया वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, उस प्लेन के जिसमें दोनों वेक्टर हमारे मौजूद होते हैं। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसको और परपेंडिकुलर होने को ऑर्थोगोनल होना भी कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का, कौन कौन से वेक्टर्स हैं? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज अ न्यू वेक्टर, वो एक नया वेक्टर है सी वेक्टर जो क्या है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू द
प्लेन जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, कंटेनिंग, परपेंडिकुलर की बजाय आप ऑर्थोगोनल लिख लो। ऑर्थोगोनल का मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है। टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी ए और बी के पर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर होगा ये सी वेक्टर। और ये दोनों परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं या ऑर्थोगोनल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। द sorry, the A vector and B vector are may or may not be orthogonal। तो ये ऑर्थोगोनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे और वो है कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर इन केस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो जब हमारे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा। तो फर्ज करो ये मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और इसके साथ ये एक वेक्टर है और ये मेरे पास है बी वेक्टर। अब जरा चेक करें दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री एन है। साइन 90 पे क्या होता है, 1 होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये हमारे पास आ जाएगा ए बी एन हैट। तो ये शो कर रहा है कि रिजल्ट क्या है हमारे पास, तो रिजल्ट हमारे पास मैक्सिमम है। अब अगर मैं यूनिट वेक्टर के केस की बात करूं तो मेरे पास यूनिट वेक्टर इस तरह से बनते हैं, ये देखें, ये बन गया आई हैट, ये बन गया जे हैट और ये बन गया है के हैट। अब अगर मैं इसको मिलाऊं तो मैं एक सर्कल सा बना लूंगा, ये शॉर्टकट मेथड है इसका। तो आई जे, जे से के और के से आई, आप इसी तरतीब में इसको मल्टीप्लाई करें। तो जब आप करोगे आई क्रॉस जे तो आंसर क्या आएगा, के। जब आप करोगे जे क्रॉस के तो आंसर क्या आएगा, आई। और जब आप करोगे के क्रॉस आई तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, जे आ जाए। लेकिन अगर आप इसी तरतीब को बदल दो, आप अगर यूं कर दो इसको कि जे क्रॉस आई कर दो तो ये हमारे पास माइनस के आएगा। अगर इधर हम के क्रॉस जे कर दें तो ये हमारे पास आएगा माइनस आई। और अगर ये हमारे पास यूं हो जाए आई क्रॉस के तो ये हमारे पास माइनस जे हैट आ जाए। तो इस तरह से आप परपेंडिकुलर वेक्टर्स को भी देख सकते हो। लेकिन ये आप गौर करो कि इसकी तरतीब बहुत मैटर कर रही है, ऑर्डर बहुत मैटर कर रहा है। ऑर्डर बदलोगे तो आंसर आपका डायरेक्शन में बदल जाएगा। नेक्स्ट देखें, पांचवी प्रॉपर्टी है इसकी और वो है इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। तो जब हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हैं तो फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और इसी की डायरेक्शन में मेरे पास एक और वेक्टर है ये वाला और ये है बी वेक्टर। और अब ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं।
तो क्रॉस प्रोडक्ट लो, वो बन जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा की जगह पे पुट करेंगे 0 एन हैट, तो साइन 0 पे 0 होता है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर किसके आ जाएगा 0 एन हैट, तो ये नल वेक्टर होता है, तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आ जाएगा नल वेक्टर आ जाएगा। तो याद रखो जब भी हमारे पास पैरेलल वेक्टर होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू है वो हमारे पास मिनिमम आता है। अब हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे जाएंगे। छठी प्रॉपर्टी जो है वो है इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो जब हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा। तो ये एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में ए वेक्टर और इसके एंटी पैरेलल में दूसरा वेक्टर है ये वाला और ये कौन है बी वेक्टर और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 180 डिग्री। अब हम इन दोनों का क्रॉस लेते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर किसके आएगा ए बी साइन ऑफ थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री एन है और साइन 180 पे क्या होता है 0 0 जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका वैल्यू क्या आएगा 0 एन हैट और ये हमारे पास वैसे नल वेक्टर है तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा नल वेक्टर। बच्चे समझ आ गई। तो ये तब है जब हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब अगर मैं बात करूं सिमिलर वेक्टर्स की तो तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा। तो सेवंथ प्रॉपर्टी है इन केस ऑफ सिमिलर वेक्टर्स, इन केस ऑफ सिमिलर वेक्टर्स। तो अगर हम सिमिलर वेक्टर्स की बात करें तो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, अब दूसरा वेक्टर भी इसी तरह का है और इसी सिमत में है, जब भी तो वो सिमिलर होगा और ये भी ए वेक्टर है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किसके बराबर होगा ए स्क्वायर हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर साइन ऑफ एंगल बन जाएगा इसमें 0। बेटा आपको बता रहा था मैं कि जब हमारे पास तो सिमिलर वेक्टर हो तो ये फर्ज करें एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ ए वेक्टर के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आएगा और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ थीटा और एन हैट आएगा। अब थीटा यहाँ पे हमें हमारे पास स्पेसिफिकली क्या बनेगा क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो इसलिए थीटा हमारे पास 0 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा 0 और साइन 0 पे क्या होता है 0 होता है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस ए तो जो 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 एन हैट और ये मेरे पास नल वेक्टर है तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये मेरे पास होगा नल वेक्टर के बराबर होगा। तो बच्चे ये हमारे पास वो केस है कि जब हमारे पास सिमिलर वेक्टर्स हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ यूनिट वेक्टर्स की तो अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें जैसे आई क्रॉस आई कर लें या जे क्रॉस जे कर लें या हम के क्रॉस के कर लें तो आई क्रॉस आई कर लें तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0, जे क्रॉस जे करें तो इसका आंसर 0 और के क्रॉस के करें तो इसका आंसर भी 0 होगा। यानी जब भी हमारे पास सिमिलर वेक्टर्स होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लें तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा या फिर आप इसको नल वेक्टर भी कह सकते हैं। आठवीं प्रॉपर्टी जो है वो हमारी है
प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो 8वीं प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे है प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ rectangular components। तो अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो उसका क्या तरीका है? देखें, हमारे पास ए वेक्टर है और वो बराबर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। तो ये ए वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बी वेक्टर होगा मेरे पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब उसका क्या तरीका है? आप पहले इनको लिखो, फिर क्रॉस आप सारे बी को लिखो और इनको वन बाय वन क्रॉस प्रोडक्ट लो। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन दूसरा तरीका ये है इसका कि आप मॉड ले लो। तो मॉड वाला तरीका जो है वो शॉर्टकट है, इजी है और मतलब ऐसा मेथड है कि जिसमें गलती के चांसेस कम है। अदरवाइज अगर आप लॉन्गर मेथड को फॉलो करोगे तो वहां पे जब आप इनका ऑर्डर चेंज करोगे तो वहां पे जब माइनस आएगा कुछ के साथ प्लस आएगा तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज होकर इसकी वैल्यू को गलत सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो कोई न्यूमेरिकल हो, एमसीक्यू हो या टॉपिक वाइज क्वेश्चन आ जाए, तो आपने उसको मॉड के मेथड से ही करना है। तो आपने मॉड बना लेना है बच्चे। मॉड में यहाँ पे लिखें आई कैप, फिर लिखें जे कैप और फिर लिखें के कैप। यहाँ पर ये आ जाएगा ए एक्स, ये आ जाएगा ए वाई और यहाँ पर आ जाएगा ए जेड। ये आ जाएगा बी एक्स बी वाई और आ जाएगा बी जेड। जिस वक्त आप यहाँ पर आई हैट ले रहे हो तो आई हैट वाली रो भी छोड़ देनी है ये वाली, और आई हैट वाला कॉलम भी छोड़ देना है। तो ये 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका होता है। जब आपने आई हैट लिया तो आपने उसकी रो को भी छोड़ा, कॉलम को भी छोड़ा और पीछे जो हमारे पास एलिमेंट है उनको लिख लिया, और वो है हमारे पास ए वाई बी वाई ए जेड बी। अब बीच में आएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा जे हैट। अब माइनस जो है ये फार्मूला का होता है और आपने एज इट इज इसको लिखा। जब आप जे हैट को लेते हो तो जे वाली रो भी छोड़ दी और जे वाला कॉलम भी छोड़ दी, और हमारे पास क्या बचेगा पीछे? ए एक्स ए जेड ए एक्स ए जेड और ये बन जाएगा बी एक्स बी जेड। फिर आ जाएगा प्लस के कैप, और जब आप के कैप ले रहे हो तो आपने के वाली रो को भी छोड़ दिया और के वाले कॉलम को भी छोड़ दिया। तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा? ए एक्स ए वाई ए एक्स ए वाई और ये बन जाएगा बी एक्स बी वाई बच जाएगा। और अब आई है तो ये 2/2 का डेट सॉल्व करने का तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो ये बन जाएगा ए वाई डी जेड माइनस ए जेड डी वाई माइनस जे हैट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ए एक्स बी जेड माइनस इसको इससे किया ए जेड डी एक्स।
और प्लस के कैप, ये हमारे पास क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई डी एक्स है। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्टकट मेथड लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है 9th प्रॉपर्टी, और वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, देखें, पैरेललोग्राम ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी दो साइड्स पैरेलल हैं। तो ये पैरेललोग्राम बना रहा हूं। अब इसकी ये दो साइड जो हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। और इसकी ये जो दो साइड्स हैं, ये एक वेक्टर से बनी, दो वेक्टर से मिलकर बनी। तो ये वेक्टर जो है ये हमारा ए वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर है, और थीटा इनके बीच का एंगल। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस हमें पता है बी वेक्टर, बट हाइट एकदम स्ट्रेट पाथ होता है। तो स्ट्रेट पाथ किसके बराबर है, तो फाइंड करने के लिए आप ए के कंपोनेंट बना लें। तो एक का कंपोनेंट जो थीटा के सामने होगा वो होगा ए साइन ऑफ थीटा, और जो थीटा के गोल है वो होगा ए कॉस ऑफ थीटा। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो हाइट है वो हमारे पास ए साइन थीटा के बराबर है। तो हमारे पास जो एरिया होगा, तो वो एरिया बराबर आ जाएगा, बेस क्या है बी और हाइट क्या है ए साइन थीटा। तो क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एरिया है वो बराबर आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा। तो ए बी साइन ऑफ थीटा एक्चुअली में हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। तो ये चीज आपने नोट करनी है, याद रखना। अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और इसकी जो दोनों साइड्स हैं वो वेक्टर ने बनाई हुई, तो उसका एरिया जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो बच्चे, आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा बेटे। अल्लाह हाफ़िज़।